थला। जब आप कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाओ ठीक ठाक और आपको थोड़ा बहुत बोलना आने लग जाए तो गांव में जाओ आराम से और वहां ज्ञान दो, सही रहता। अगर आप कई दिनों तक गांव नहीं जाते तो गांव वाले भूल जाते हैं ये तो नौकरी लगा, इसके बाद में इसको गांव वालों से मतलब नहीं। तो गांव के स्कूल में जाओ और वहां देखो कि हम जब पढ़ते थे अभी कुछ विकास हुआ वही है। तो सुधारात्मक तरीके से तुम क्या कर सकते हो? कोई बच्चे पढ़ने वाले मेरिट में आए, उनको 200 रुपए के हिसाब से 10 बच्चों को इनाम देते हैं तो 2100 रुपए हो जाते। तो 2100 रुपए तुम वहां कोष में जमा करा दो और बोलो कि बीच बीच में नाम लेते रहना। और 5100 रुपए वहां ग्राम पंचायत है स्तर पे, पंचायत स्तर की 12वीं तक स्कूल होती है, वहां जाओ 2 शब्द बोलो बढ़िया, ताकि लोग जाने हाँ। और 5100 रुपए बोल दो कि 500 रुपए जो भी 90% बने। अगले साल कोई 95 से 98 से ज्यादा बनाता है उसको 51,000, किसी बनेंगे नहीं 98 से ज्यादा। सरकारी स्कूल में 98 से ज्यादा किसी में। तो मैं तो जाता हूँ ना, मैंने बोल रखा है सब। तो मैं जब भी जाता हूँ मैं ये काम करता हूँ, मैं वही काम बताता हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज का। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बताऊंगा तुम्हें जो नहीं। फिर कभी क्या पता कभी सरपंच बन जाए तो उससे देखो, एक मार्केट में रहने का तरीका, हल्का फुल्का खर्चा वैसे इधर उधर हो जाता है कोई, तो कमाओ खूब उड़ाओ लेकिन सही काम में उड़ाओ। मैं तो मेरे गांव में ग्राम पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी बनवाऊंगा, देखो ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ। आने वाले टाइम पे एक छोटी मोटी लाइब्रेरी बनवाऊंगा और उस लाइब्रेरी में बुक ले जाओ, पढ़ के वापस रख दो, लेकिन उसके ताला लगवाइए। एक आदमी ई मित्र वाले को जिम्मेदारी दे दूंगा, मेरे वहां दोस्त है ई मित्र वाला, तो एक छोटी लाइब्रेरी टाइप बनवा देंगे कि ई मित्र वाले को वहीं रखवा देंगे किताब, कि कोई भी अच्छी किताब तैयारी करने वाला आए और उसको चाहिए तो ले जाओ, उसको महीना 2 महीना पढ़ के वापस दे देगा, नहीं देगा तो क्या ही बिगड़ा, पढ़ तो लेगा कम से कम। ऐसा समझ गए? तो अच्छा काम, शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। देखो वो क्या बोल रहा है, चलती है ट्रॉली उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। आनंद आ गया। ताली बजाना अलाउ नहीं है, कैमरे में दिखता है। जिस दिन भी जो है दिक्कत आई तो फिर वो कैमरा चेक करेंगे। बोलो स्ट्रॉबेरी गुआवा, स्ट्रॉबेरी गुआवा, सीडियम कैटलियनम, पाइनएप्पल गुआवा, फिजोवा सेलोवियाना, फिजोवा सेलोवियाना। अमरूद का प्रवर्धन माउंट लेनिंग किससे होता है? अमरूद में नई शाखाओं में फलन होता है। बोलो करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस, करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस। अमरूद में जो फल आते हैं या फूल आते हैं साल में 3 बार, कितने बार आते हैं? उसको कहते हैं बहार। बोलो अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। अमरह, पुष्पन, फजूसी, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर। फजूसी फल आने का समय। अच्छा बोलो जूनफ, अमरह फजूसी जूनफ, अमरह फजूसी जूनफ। अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। साल में 3 बार फूल आते हैं, अमरूद में, अनार में, सिट्रस। हम अभी अमरूद की बात करें। अब अमरूद में क्या होता है बच्चे लोग कि 3 बार फूल आएंगे तो हम 3 बार की तीनों फसलें ले नहीं सकते एक्चुअली। अगर आपको अच्छा बम्पर उत्पादन लेना है तो एक ही कोई इसमें से फसल ले सकते हैं। हमने पहले कहा था कि भाई जो अच्छी बहार समझी जाती है वो मृग बहार समझी जाती है। उसके पीछे कारण है कि सर्दी के मौसम में फल आना। भाई हमने कल पढ़ा था कि अच्छी गुणवत्ता के फल चाहिए तो क्या तापमान चाहिए? 10 से 12, 10 के आसपास। वो कब मिल सकता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मिल सकता है। तो अच्छी बहार कौन सी मानी जाती है? मृग बहार। तो सबसे उपयुक्त बहार कौन सी है? मृग बहार है। तो सबसे उपयुक्त राजस्थान में या आप देखो सबसे उपयुक्त बहार जो समझी जाती है भारत में वो है मृग बहार। इस समय फल मक्खी नहीं लगती। क्या नहीं लगता? इस समय फल मक्खी नहीं लगती।
फल मक्खी नहीं लगती है। सबसे अच्छी क्वालिटी के फ्रूट, मतलब इसको बोलते हैं एक्सीलेंट क्वालिटी के फ्रूट कौन सी सीजन में मिलते हैं, और गुड क्वालिटी के फ्रूट किसमें मिलते हैं, हस्त बहार में। और गरीब क्वालिटी के फल किसमें मिलते हैं, तो जून जुलाई में बारिश होती, भाई जुलाई अगस्त में बारिश होती, बारिश के टाइम पे जब फलन आएगा तो दिक्कत रही, तो इस समय फल अच्छी क्वालिटी, तो फल मक्खी का अटैक ज्यादा होता है यहाँ पर फल मक्खी क्या लगती है गाइस, फल मक्खी लगती है यहाँ पर ज्यादा, तो फल मक्खी का अटैक काने हो जाते हैं अमरूद ज्यादातर, ठीक है। तो आप जब भी बारिश के मौसम में अमरूद खाओ तो चेक करके खाने रहते, क्योंकि गारंटीड है कि लट्टे निकलेगी उसमें, चेक कर लेना चाहो तो। अब 3 बार फूल आएंगे तो हमें कोई भी एक फसल ही लेनी है। जैसे अपने को कौन सी बाहर लेनी है, मेरे, तो हमारे बाहर में फूल कब आते हैं, जून जुलाई में आते हैं, ठीक है। तो हम इस फरवरी मार्च में जो फूल आएंगे उनको नीचे गिराना पड़ेगा, फरवरी मार्च के फूलों को नीचे गिराएंगे तभी जाके जून जुलाई में वापस आएंगे अच्छे तरीके से। अगर इस समय तुमने फूलों को नहीं गिराए तब तो इस समय फल आएंगे, देखो जुलाई अगस्त में फल आएंगे, तो उस समय तो फल आएंगे, तो फिर तो फूल आएंगे, नहीं समझे। तो ऐसे तो हम इन फूलों को नीचे, तो इस प्रकार से जो फूलों को नीचे गिराने की प्रक्रिया है उसको हम बहार नियमन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहार नियमन या फसल नियमन, क्या कहेंगे, बहार नियमन। और फसल नियमन का मतलब होता है कि बारिश का जो सीजन होती है उसकी जगह पे अपने को सर्दी वाली फसल लेनी, सर्दी वाली फसल है, बारिश वाली फसल की जगह कौन सी लेनी है, सर्दी वाली। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बहार नियमन। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्रॉप रेगुलेशन। क्या कहते हैं गाइस, हाँ बोलो, क्रॉप रेगुलेशन, ये अपने को याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बात यह है कि फूलों को नीचे गिराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम सिंचाई रोकेंगे, क्या करेंगे, तो आपको पता चल गया कि भाई यही बहार अपने को लेनी है, तो हम सिंचाई रोक देंगे 1.5 महीना पहले। और अगर हम यहाँ पर सिंचाई रोक देते हैं थोड़ी बहुत, तो अब आपने 1.5 महीना पहले सिंचाई रोक दी तो फूल आएंगे नहीं, फूल थोड़े बहुत आप भी गए तो हाथ से तोड़ देंगे, क्या करेंगे, उसको बोलते हैं हैंड थिनिंग। क्या कहते हैं, तो आप हैंड थिनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका होता है वो इसमें हार्मोन का या रसायनों का काम में लेते हैं, नेप्थलीन एसिटिक एसिड प्लस यूरिया खाद। क्या काम में लेते हैं, 100 ppm तो लो NaA, 100 ppm प्लस यूरिया मिलाओ 10 से 15%, कितना मिलाओ, और इसका छिड़काव कर दो जब थोड़े बहुत फूल आ रहे हो उस, इसका छिड़काव करना है 50% फूल आने पर, 50% पुष्पन अवस्था पर। तो अब प्रश्न आएगा कि कौन सी अवस्था में कब फूल आते हैं, कब फल आते हैं, ये याद रखना है। तो ये पूरी टेबल अगर याद है तुम्हें तो तुम कर लोगे, इसको कर लोगे, नहीं कर लो, बोलो अम्र फजूसी जूनफ। प्रश्न आया कि हस्त बहार के अंदर फूल कब आते हैं, सितंबर, फल कब आते हैं, गुड, 1 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद है अम्र फजूसी जूनफ। इसमें बहार नियमन के लिए काम में लेते हैं NaA प्लस यूरिया 100 ppm प्लस 10 से 15। क्या ये तुम्हें याद रह जाएगा, इसको जो भी छूट रहा है उसको 1 मिनट में लिखेंगे, तो आगे किस्में मेरे साथ ही लिखनी, अब इसके बाद किस्में पढ़ेंगे सीधी, तो इसको 1 मिनट में जो भी कल लिखा था उसमें जो भी छूट रहा है उसको आज लिखेंगे। इसमें लिखना है बहार नियमन, और जो कल लिखा था ना, कल जो लिखा था अब उसमें जो भी छूट रहा है आज लिख लो, जो लिखा उसमें फर्क है, सही नहीं, क्यों नहीं छूट रहा, ये लाइन लिखी हुई क्या कल, कहीं पर भी लिखो, जहां जगह मिल रही है वहां लिखो, समझने के लिए लिखा है। NaA की ज्यादा सांद्रता काम में लेते हैं तो ये फूलों को जड़ने से, मतलब ज्यादा जड़ने का काम करता है। बाकी अगर Na कम काम में लेते हैं तो वो फूलों को जड़ने से रोकता है वैसे, लेकिन अगर इसके साथ यूरिया मिला देते हैं तो ये फूलों को जो है झाड़ देता है, और ठीक है ना, ऐसे। थोड़ा बोल के लिखा, तो बोल के कुछ लिखना है नहीं ना इसमें। अगर बाहर नियमन का मतलब लिखना ही चाहते हो, इसका मतलब होता है कि
बारिश ऐसे लिखना है, ऐसे बरसात की फसल के स्थान पर सर्दी वाली फसल लेना, इसका मतलब है बाहर नियमन कि बारिश वाले फलन के स्थान पर सर्दी वाला फलन या फसल लेने को हम लोग बाहर नियमन कहते हैं। बरसात या बारिश या वर्षा ऋतु वाली फसल के स्थान पर सर्दियों वाली फसल लेने को ही बाहर नियमन कहते हैं। NaA के आगे लिखा है यूरिया, NaA प्लस यूरिया, NaA प्लस यूरिया। NaA तो है 100 ppm, यूरिया है 10 से 15%। इसका छिड़काव कर दो आप तो फूल नीचे झड़ जाएंगे। इसका विलियन यूं नहीं है, 100 ppm तो वैसे बन जाएगा। 10 से 15% किसको बोलते हैं? 100 लीटर पानी के अंदर 10 किलो यूरिया डालते हैं तब 10% विलियन बनता है। अब लिखो उन्नत किस्में। प्रश्न आएगा बाहर नियमन के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? तो NaA, ठीक है ना, याद रखना है। हो गया। उन्नत किस्में यानी इंप्रूव्ड वेराइटीज। उन्नत किस्में, अब किस्में इसकी काफी सारी है तो मैं आपको थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही बताऊंगा, ठीक है? तो जरूरत से कम याद कर लेना, सही नहीं? अच्छी चीजें बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा तो ज्यादा चीजें याद नहीं हो तो जितनी याद हो सके उतनी याद करना, ठीक है बेटा? शाबाश। सर अमरूद के बीजों को क्या करें? बीजों की बात ही नहीं हो रही है, बीजों को क्या करना रहता है? बीजों को खाएगा, अमरूद खाओ तब बीजों को भी खाओ ना साथ में, है? तो अमरूद के बीजों का क्या करें? अगले सीजन में उगा लो वापस, सही नहीं? उगते हैं बीज, बीजों का काम भी उगना है। अब लिखो उन्नत किस्म। अब मेरे साथ में लिखना अलाउ रहेगा, अच्छी चीजें लिखेंगे अपन, ठीक है? तो इंप्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्मों में अब हम बात कर रहे हैं आगे की। लिखो IIHR हसरगट्टा बेंगलोर कि कौन सी किस्में बेंगलोर से निकाली गई? IIHR बेंगलोर, तो बेंगलोर से कौन सी किस्में निकली हुई है उनकी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो 4 किस्में इसकी बहुत फेमस है, ध्यान रखना। पहली वेराइटी लिखो अर्का किरण, बेटा लिखो अर्का किरण, अर्का रश्मि, अर्का किरण, अर्का रश्मि, अरे अर्का किरण, अर्का रश्मि, अर्का मृदुल्ला, अर्का मृदुल्ला और अर्का अमूल्या, अर्का अमूल्या, ये 4 किस्में हैं। इन 4 किस्मों के बारे में आपको कुछ बातें सीखनी चाहिए यहाँ पर। अर्का किरण और अर्का जो रश्मि है ये दोनों लाल गूदे वाली किस्म है। लाल और गुलाबी गूदा मैं बार बार काम में लूंगा, इसका मतलब एक ही है। ऐसा कभी भी नहीं है लाल गूदे वाली किस्में अलग है और पूछी जाएगी और ऐसे गुलाबी। लाल गुलाबी का मतलब एक ही समझना आपको, ठीक है? तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूं दोनों ही किस्मों में। अर्का किरण में आपको याद रखना है, अलग अलग लिख लेता हूं थोड़ा समझने में ठीक रहेगा। इन दोनों का संकरण सेम है, इन दोनों का संकरण है कमसारी, कमसारी इंटू पर्पल लोकल, कमसारी इंटू पर्पल लोकल, कमसारी इंटू पर्पल लोकल, दोनों का संकरण सेम। अर्का किरण लाल गुलाबी गुदा, लाल गुलाबी गुदा, लाल गुलाबी गुदा, ये भी लाल गुलाबी गुदा, लाल गुलाबी गुदा, लेकिन सबसे ज्यादा लाइकोपिन होता है अर्का किरण। तो अर्का किरण के आगे लिखना है सर्वाधिक लाइकोपिन। प्रश्न आएगा कि सर्वाधिक लाइकोपिन किसमें पाया जाता है? तो वो है अर्का किरण। अर्का किरण एक बहुत फेमस वेराइटी आजकल और ये आपको याद रखनी। इसमें किसी एक किस्म को मैं इंपॉर्टेंट लगा नहीं सकता,
क्योंकि ये सब इन दोनों का संकरण है कंसारी इंटू पर्पल लोकल, ठीक है। अर्का अमूल्य का प्रश्न एओ के एग्जाम में आया हुआ है, संकरण इसका संकरण है इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस ट्रिप्लोइड, इंटू सीडलेस ट्रिप्लोइड, सीडलेस ट्रिप्लोइड, त्रिगुणित है ना, ट्रिप्लोइड लिखा है, ट्रिप्लोइड का मतलब त्रिगुणित। ये संकरण भी पहले आया हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। और एग्जाम में अर्का मृदुल्ला भी आता है, क्योंकि मृदुल्ला अनार की किस्म है, अर्का मृदुल्ला इसकी किस्म। ठीक है बेटा, शाबाश। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने 4 किस्में लिखी है, और चारों किस्में खास है, लेवल है इनका, समझ गए? गुड। लिख पाए? एओ के एग्जाम में क्या प्रश्न है कि अर्का अमूल्य का संकरण क्या है? संकरण है इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस ट्रिप्लोइड। अर्का किरण किस्म किसकी है? और सबसे ज्यादा लाल गुदे, अब इसमें प्रश्न ये भी आते हैं लाल गुदे वाली कौन सी, तो यहाँ पर देखो एक तो लाल गुदे वाली ये है और एक अर्का रश्मि, दोनों का संकरण सेम, लेकिन सर्वाधिक लाइकोपिन अर्का किरण में। ठीक है, हो गया। अब यहां मैं लिखता हुआ 2 किस्में, सो 2 किस्में लिखूंगा मैं। एक किस्म तो लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, उसका नाम है हिसार सफेदा। बेटा एक वैरायटी लिख रहा हूं, हिसार सफेदा। बताओ मैंने हिसार सफेदा यहां क्यों लिखी, मैंने यहां क्यों नहीं लिखी, यहां क्यों नहीं लिखी? इसका मतलब यह है कि इसका संकरण भी सेम यही होता है। ये इधर जो लिखा हुआ है इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस ट्रिप्लोइड, हिसार सफेदा का संकरण भी सेम है। हिसार सफेदा किस्म का संकरण भी क्या है? इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस ट्रिप्लोइड। और एक किस्म आपको और लिखनी आगे फिर, उसका नाम है हिसार सुर्ख। हिसार सफेदा के आगे लिखनी है हिसार सुर्ख। हिसार सुर्ख जो किस्म है उसका संकरण लिख रहा हूं आगे, एप्पल कलर, एप्पल कलर इंटू बनारसी सुर्ख, इंटू बनारसी सुर्ख, एप्पल कलर इंटू बनारसी सुर्ख, इंटू बनारसी सुर्ख, एप्पल कलर इंटू बनारसी सुर्ख। इसका संकरण है ये हिसार सुर्ख किस्म, बनारसी सुर्ख। ओके बेटा, गुड। सुपरवाइजर का पेपर बहुत सरल है, घबराने का नहीं, तुम्हारे नंबर पूरे आएंगे, ज्यादा नहीं तो 20 के 20 सही कर लोगे तुम। हॉर्टिकल्चर के 20 सही करने अपने को। का 700, 700 का लिख रहा हूँ, सुर्ख, सुर्ख, हिसार सुर्ख। डन। अब आगे बढ़ो, ये वहां से हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है ना, ये एचआर की, तो ये 4 किस्में खाली बस, हो गया। अब लिखो CISH लखनऊ से, 2 किस्में CISH लिखो, CISH लखनऊ, जो कि तुम्हें पहले से पता है, कल लिखाई थी, वही वापस लिखनी। एक तो लिखनी है ललित, एक तो लिखनी है बेटा ललित, एक लिखनी है श्वेता, समझे? ये फरहान का फोन कैसे आ रहा है, आवाज
ललित के आगे लिखना लाल गुलाबी गुदा, लाल गुलाबी गुदा। श्वेता जो है ये तो सफेद गुदे वाली किस्म, ठीक है। हाँ फरहान, हेलो, हाँ कैसे हो? मैं फ्री होकर बात करूँ तो क्लास में हो जाओ, ठीक। मैंने सोचा कोई जरूरी काम कर रहा, लड़का सुपरवाइजर होता है, होशियार है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात। ललित सुपरवाइजर 2012 में एक क्वेश्चन आया था कि लाल गुड्डे वाली किस्म ललित जो है अमरूद की, वो कौन से संस्थान ने विकसित की है, ठीक है। और जेट 2024 में भी क्वेश्चन आ रखा है, सुपरवाइजर में भी आया था और जेट 2024 में भी आ रखा, जेट में, कि जो है ये, तो ये तो सफेद गुद्दे वाली और ये लाल, ललित कैसी है, लाल गुलाबी गुद्दे वाली किस्म, लाल गुदा। अब हम इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्मों पे डिस्कस कर रहे हैं, यहां तक डन। बनारसी सुर्ख है, ये बनारसी नहीं है, संकरण में बनारसी सुर्ख लिखा रहे, ये इधर बनारसी सुर्ख लिखा हुआ बेटा ऑनलाइन, समझ रहे हो नहीं, ये बनारसी सुर्ख है यहाँ। चलो अब हम इंडिया की सबसे फेमस वैरायटी पे बात करेंगे, दो जो भारत के अंदर लगभग 70% एरिया पे वो दो ही किस्म है, सालों से है वो। सबसे पहले लिखो, एक तो लिखो इलाहाबाद सफेदा, लिखो इलाहाबाद सफेदा, ये भारत की सबसे पुरानी किस्म है और सबसे ज्यादा ऑल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैरायटी उगाने वाली यही। दूसरी वैरायटी है जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लखनऊ 49। दूसरी वैरायटी का नाम है बेटा, लिखो लखनऊ 49, या उसको कहते हैं L49, या उसको कहते हैं सरदार गुआवा, या उसको कहते हैं सरदार गुआवा, या सरदार मान लो सीधा सरदार। पूरे भारत में आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कोई वैरायटी ग्रो की जा रही तो ये दोनों ही किस्में हैं। धीरे धीरे बाकी किस्मों का भी प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन ये दो ही है मेन। ये पुरानी किस्म है, ये थोड़ी उससे कम पुरानी। 1927 में चीमा व देशमुख द्वारा, दो वैज्ञानिकों के नाम है चीमा व देशमुख, चीमा व देशमुख द्वारा गणेश खिंद फ्रूट रिसर्च स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में विकसित। मतलब ये जो वैरायटी है गाइस, गणेश खिंद फ्रूट रिसर्च स्टेशन पुणे महाराष्ट्र के अंदर विकसित की गई है चीमा देशमुख के द्वारा। विकसित ही कुछ नहीं है, इस इलाहाबाद सफेदा को शॉर्टकट में बोलते हैं एएस। क्या बोलते हैं? एएस का मतलब इलाहाबाद सफेदा, सही नहीं? तो ये इलाहाबाद सफेदा से चयनित है, इलाहाबाद सफेदा से चयनित। इसके अंदर विटामिन सी ज्यादा होता है, विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, बाकी वैरायटी से ज्यादा होता है। इसको नेशनल वैरायटी भी कहते हैं, इस वैरायटी को और कहते हैं नेशनल या रूलिंग वैरायटी, भारत में सबसे ज्यादा नेशनल वैरायटी। ये सभी पॉइंट किसमें लिखने हैं? लखनऊ 49 में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को ग्राम सेवक भी बोलते हैं? नहीं रे, ग्राम सेवक अलग होता है, ग्राम सेवक तो सचिव को बोलते हैं। सचिव नहीं था, ग्राम पंचायत सचिव, उसको बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं आज। वो ग्राम सेवक पद था वो पुराना हो गया, अब उसका नाम वीडियो हो गया। जैसे ग्राम सेवक जो होता है ना, वो सचिव को बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे ग्राम सेवक पदेन सचिव, जो ग्राम पंचायत पे होता है। अब उसका नाम हो गया ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को तो बोलते हैं कृषि पर्यवेक्षक। गांव में यूं प्यार से बोलते हैं ग्राम सेवक, ग्राम सेवक, साथी जी भी बोलते हैं, साथी जी, हमारे उधर साथी जी कहते हैं, साथी जी आगे, साथी जी किसानों का साथी है, साथी जी, अच्छी बात है, प्यार से बोलते हैं। लेकिन
ज्यादा ही भोले रहने की वजह से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मार्केट में इज्जत होगी जीरो। मार्केट में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों की इज्जत कितनी हो गई है? जीरो हो गई है, जीरो वैल्यू। घंटी बज गई है, घंटी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर घंटी है। क्या है? एएस का मतलब होता है बेटा इलाहाबाद सफेदा। अभी बोला था 2 बार। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नहीं, इसका मतलब होता है इलाहाबाद सफेदा है? है? इसका क्या मतलब होता है? अरे बेवकूफ, इलाहाबाद सफेदा ही तो होता है। इलाहाबाद सफेदा से ही ये वैरायटी बनाई। देखो ऐसा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नई वैरायटी विकसित करने के कई तरीके हो, जैसे सिलेक्शन है, इंट्रोडक्शन है, डोमेस्टिकेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। आप कई तरीकों से नई किस्में विकसित करते हो। तो एक तरीका होता है सिलेक्शन। क्या होता है सिलेक्शन में भी नई किस्म? सिलेक्शन देखो किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। मान लो कि ये है अमरूद का खेत, तुम्हारी क्लास एक अमरूद का खेत। क्या है? अमरूद का खेत है। मान लो कि ये है इलाहाबाद सफेदा है। क्या है? अब इसमें से क्या करना है? नई किस्म विकसित करनी है। तो गेहूं में भी सबसे ज्यादा यही तरीका अपनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कुछ अच्छे अच्छे पौधे छांटेंगे अपन। जैसे तुम्हारे में से जैसे एक लाल टोपी को ले लिया, एक इधर से ले लिया, ऐसे करके अच्छे अच्छे पौधे जो अपने को सुपीरियर दिख, जिनका फिनोटाइप सुपीरियर है। जीनोटाइप का मतलब आंतरिक संरचना जो दिखती नहीं है, और फिनोटाइप का मतलब जो भी गुण उनके दिख रहे हैं। तो अच्छे फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम क्या करते हैं? उनको चयन कर लेते हैं। अच्छे अच्छे फलों को तोड़ लिए, उन बीजों को फिर उगाते हैं अगले साल। ठीक है, फिर उगाएंगे, फिर 5-6 साल बाद फल आएंगे। और जब अच्छे फिर से फल आएंगे तो उनमें जैसे मान लो कि 1000 पौधों में से आपने 50 पौधे सेलेक्ट किए थे, उनके फल लिए थे। फिर वापस हम उगाएंगे उनमें से मान लो 500-1000 पौधे, उसमें से फिर अच्छे पौधे, ऐसे अच्छे पौधे 20-30 साल लगते हैं इस प्रोसेस। इसको कम करने के लिए आजकल इसको तो बोलते हैं सीडलिंग सिलेक्शन। क्या कहते हैं? एक होता है क्लोनल सिलेक्शन, जिसके अंदर बीज नहीं लेकर के कलम लेते हैं। क्या लेते हैं? कलम ले लेते हैं सिलेक्शन। गेहूं में भी ऐसा होता है। गेहूं की सारी वैरायटी सिलेक्शन से विकसित की आज दिन तक। जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन है, मास सिलेक्शन है। जैसे गेहूं में क्या करते हैं? तुम्हारे जैसे गेहूं की कोई अच्छी किस्म, अच्छे अच्छे गेहूं के पौधे छान लो पूरे खेत में से, जिसकी वो जो बाली होती है, अच्छे अच्छे पौधे छांट लिए। तो उन आप पूरा खेत था 1 हेक्टर, उसमें से आपने थोड़े से गेहूं छांट लिए अच्छे अच्छे दिखने वाले, जिनकी पौधा बड़ा अच्छा हेल्दी था। उन बीजों को इकट्ठा कर लिया, अगले साल सीजन में फिर उगाया उनको। ठीक है, अब उसमें से फिर अच्छे पौधे सिलेक्ट किए, फिर उगाया अगले साल। ऐसे कंटिन्यू करते रहते हैं 5-7 साल तक, 8 साल तक, 7 साल तक। फिर वो एक वेराइटी बन गई एक बार। फिर उसको देश में अलग अलग जगह पे कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन का मतलब जैसे उसको नॉर्थ इंडिया में उगा रहे हैं जहाँ गेहूं होता है, वहां कोई भी एग्जिस्टिंग वेराइटी, पहले से कोई ए वेराइटी लग रही, उसके साथ में उसको उगाते हैं बी वेराइटी को जो आपने विकसित की है, उसके साथ और भी वहां की कोई वेराइटी उगाते हैं। फिर इन तीनों के उत्पादन को चेक करते हैं कि आपकी जो नई वेराइटी वास्तव में उसका पुराने से ज्यादा उत्पादन है कि नहीं। तो ऐसे इसको बोलते हैं, फिर इसको वेराइटी के रूप में रिलीज कर देते हैं। हाँ, अगर ज्यादा है तो। मेरी बात को समझे? ऐसे है? अपने यहाँ पर भी तो है ना, अपने तो हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे हमने बनाया किन्नो, किन्नो बनाए, तो किन्नो हमने 2 प्रजातियों के बीच में तो संकरण कराया। तो अलग अलग ही है, तुम्हें बताया था। सिट्रस नोबिलिस एक अलग प्रजाति है सिट्रस, जैसे एक बता ब्लैक मैन, ऐसे कई सारी प्रजातियां, कोई एक बात थोड़ी। अंगूर के अंदर भी एक वेराइटी है उषा नवरंग। क्या नाम? उसमें एक तो वाइटिस विनीफेरा है, एक अमेरिका की प्रजाति जिसको बोलते हैं वाइटिस लेब्रुस्का। क्या कहते हैं? तो कई सारे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, इंटर जेनेरिक भी है इसमें कुकुरबिट्स के अंदर। खच्चर जैसे तुमने वहां घोड़ा और गधे को मिला दी, ऐसे मिला तो घोड़ा, ये भी एक हाइब्रिड है, इसमें कोई नई बात नहीं। तो प्रयोग करते रहते हैं, सफल हो जाते हैं कई प्रयोग। क्या समझे? तो ये नई किस्में तैयार करने, आजकल तो क्लोनिंग चल रही, लो क्लोन से करते हैं। तुम्हारे गरिमा, प्रथमा, डोली भेड़, ये सब क्लोनिंग भी एक नया तरीका है। ऐसे करके समझे बेटा? शाबाश। अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, बाद में बात करते हैं उस टॉपिक में। अब लिखो L46, अगली वेराइटी लिखो L46। इसके आगे लिखना नाशपति आकार के फल। नाशपति, नाशपति आकार के फल। L46 क्या होते हैं? नाशपति आकार के फल। नाशपति आकार के फल।
तुम्हारे फर्स्ट बैच के हिंदी का सिलेबस पूरा हो गया क्या? फर्स्ट बैच की पूछा मैंने, फर्स्ट बैच की पूछ रहा हूँ। अरे फर्स्ट नहीं हुआ, हो गया। कुछ कह रहे हैं हो गया, कुछ कह रहे हैं जो कोई लेट आया उनका नहीं हुआ, बाकी हो गया। अगली वैरायटी लिखो, इलाहाबाद सुर्ख। लिखो बेटा इलाहाबाद सुर्ख, एक वैरायटी। जल्दी जल्दी लिखो, अब फटाफट लिखेंगे। इलाहाबाद सुर्ख, लाल गुलाबी गुदा, इसका भी है बेटा लाल गुलाबी गुदा। लाल गुलाबी, इलाहाबाद सुर्ख के आगे लिखना लाल गुलाबी गुदा। अब तुम्हारे एग्जाम में आने लायक इसमें देखो, सबसे ज्यादा फेमस तो ये दो ही थी। ऑल इंडिया में दो ही वैरायटी सबसे ज्यादा है, एक तो है L49, एक है इलाहाबाद सफेद। अब लिखो आगे वाली वैरायटी का नाम लिखो फटाफट, पता उसका क्या नाम? अगली वाली वैरायटी का क्या नाम है? लिखो एप्पल कलर। वैरायटी लिखो एप्पल कलर। कंफ्यूज करने वाली वैरायटी है, फेमस वैरायटी। तो एप्पल कलर का भी प्रश्न आता है, कंफ्यूज। तो पहले नंबर पे सेब आएगा। एप्पल कलर किसके किस में, और पहले ऑप्शन में सेब आएगा। हाँ, इसको सरदार कहते हैं, तभी तो लिखा हुआ है इसको सरदार कहते हैं। अब आगे वाली वैरायटी लिखो चित्तीदार। अब कुछ अन्य किस्में पढ़ रहे हैं, फटाफट पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ो। अगली वैरायटी लिखो चित्तीदार। बेटा लिखो चित्तीदार। इसके ऊपर त्वचा पर लाल धब्बे। चित्तीदार के आगे लिखना है त्वचा पर लाल धब्बे। चित्तीदार में लिखना है त्वचा पर लाल धब्बे। फिर लिखो हफ्सी। फिर लिखो हफ्सी, एक वैरायटी लिखना हफ्सी। हफ्सी का भी लाल गुलाबी गुदा। लाल गुदा लिख रहा हूं, लाल गुलाबी एक ही मतलब है ना, हफ्सी लाल गुदा। एक वैरायटी लिखो हरीजा। वैरायटी लिखो बेटा शाबाश हरीजा, ठीक है, हफ्सी हरीजा। एक तो तुम ऑनलाइन वालों का कमेंट करना मैं अभी बैन कर रहा हूं, ठीक है? अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, मैं तुम्हारे कमेंट देखूंगा किए करूं। सर बड़े आदमी कहते थे कि अमरूद में बीज नहीं हो तो मरा आदमी जी जाए, और नींबू में बीज नहीं हो तो आदमी मर जाए। ये एक्चुअली ये उस समय की कहावतें थी, ये कहावत है पुरानी, हमारे उधर भी है। बात तो तेरी सही है, बड़े आदमी अमरूद में बीज नहीं हो तो मरा आदमी भी जी जाए, और नींबू में बीज नहीं हो तो आदमी मर जाए। अब पहले कहते थे, अब इसको सत्यापित करना है तो सीडलेस किस्म आ रही है, वो मरे आदमी को खिला के चेक कर ले। भाई अगर आपको इस बात की सत्यता चेक करनी है तो आजकल सीडलेस अमरूद आ रहे हैं कि भाई अगर अमरूद में बीज नहीं हो तो मरा आदमी जी जाए, तो मरे आदमी को टेस्ट करा देना, सही नहीं? और अगर नींबू के अंदर और अगर नींबू में बीज नहीं हो तो जीता आदमी मर जाए, तो बीज रहित नींबू भी आ गए जो कि लोग खा रहे हैं, अब मर जाएंगे क्या? तो ये उस समय क्या कहावतें बनते थे, और कहावतें पुराने अनुभव और जो भी दिखता था उसको आधार मान के बनाते थे वो ऐसे। तो उस समय ऐसा था, लेकिन कहावतों को भी समय के आधार पर बदलना चाहिए। कहावतें मात्र है ये, जैसे पुरानी जितनी भी कहावतें बनी हैं, जैसे ज्यादातर कहावतें महिलाओं को रोकने के लिए, ज्यादातर कहावतें ऐसी है जो महिला सशक्तिकरण के सख्त खिलाफ। गांव में कहावतें, रंडा रोती रही पावना जिमतर। सुनो, अब ये हंसने की बात नहीं भाई, मैं तो पहले बता रहा हूं ना आपको इसका क्या तात्पर्य। इसका तात्पर्य यह है कि महिलाओं का काम रोने का है और आदमी को काम मजे लेंगे और जिमते रहेंगे। ये कौन सा तरीका? ये गलत तरीका। समय बदलता है समय के साथ। तो ये क्या था कि महिलाएं कहीं सशक्त नहीं हो जाए, होशियार नहीं हो जाए। अब महिलाएं क्यों रोगी? कोई भी आदमी मर गया, गांव के बाहर से महिलाएं रोती हुई आ रही, आदमी हंसते हंसते आ रही। ये कौन सा तरीका? गलत तरीका है। ऐसा भी हो सकता है कि आदमी जो है पगड़ी का पल्लू लटका है आगे रोता हुआ है, हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। विकसित देशों में ऐसा कभी भी नहीं। विकसित देशों में महिला और पुरुष बराबर है, अपने यहाँ पे नहीं। हर एक चीज में अपने यहाँ जो है
हजार सालों से एक सिस्टमेटिक तरीके से महिलाओं को जो है अत्याचार करने की कोशिश की गई, इसमें कोई गलत नहीं। अभी इस कहावत का क्या लॉजिक समझे आप? अच्छा, ऐसे कई और भी कहावतें हैं। अच्छा, इसमें एक कहावत वो भी है कि जो है, अब वो मेरे को याद नहीं आ रही, ऐसे कई कहावतें थी। जैसे एक थी कि महिलाओं का 3 ही काम है, ऐसे जैसे है कि तिरिया थामे 3 गुण। तिरिया का मतलब महिला। तिरिया थामे 3 गुण, अवगुण भरिया अनेक। भोजन बनावत, मंगल गावत और वंश बढ़ावत। 3 ही गुण है, बाकी सब अवगुण है। ऐसे कहावत है कि तिरिया थामे 3 गुण, अवगुण भरिया अनेक। तीनों गुण कौन कौन से बताए उन्होंने? भोजन बनावत, मंगल गावत यानी गीत गाने, और वंश बढ़ाओ। ये 3 ही गुण, इसके बाद सभी अवगुण है। क्या है सही बात? नहीं, नहीं बात नहीं है। तो जो भी अभी जो बोल रहा है ना ये लड़का, इसी प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के ये सब तलाक हो रहे हैं। तो अब उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे अपन, उस मुद्दे बात है। रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, अभी बराबरी लाने के लिए दे रहे हैं, बराबर लाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि 1000 सालों से नहीं लाने दिए। महिलाओं पर अत्याचार करते आए हैं। अच्छा, तेरे को बना दे हाउस हस्बैंड बना दे, ठीक है चलो। नहीं माना कि अब मेरी बात एक तो साथ में सुनो मेरी बात। अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि जैसे गांव में क्या होता है, जैसे संस्कारों के नाम पे भी दबाते हैं, संस्कारों के नाम पे देखो दबाते हैं। जैसे अगर कोई लड़की ज्यादा बोल जाए, इसके बाप ने इसको संस्कार नहीं, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। अच्छा, कोई घर पे लेट आए, जैसे कोई लेडी लड़की है रात को कहीं लेट कर पाए, तो 100 तरीके की चीजें हैं, समाज ये कहता हो गया। लड़का रात को 12 बजे दारू पी के आ रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कहे। एक बात की बात है, ऐसा क्यों? ये सही तरीका नहीं, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान है। तो आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि बराबर आ सके। एससी एसटी को क्यों दिया आरक्षण? आरक्षण क्यों दे बताओ भाई? जो पिछले वर्ग है उनको आरक्षण की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने 1000 सालों तक दबा रखा था इस सिस्टम को, उनको हमने अत्याचार किया है बड़े वर्गों ने। हैं क्या केमिकल? क्या क्रिमिकल? क्रिमिनल? वो तो अब की बात बता रहा हूं मैं। वो तो कई चीजें तो करनी पड़ेगी, ये तो करनी पड़ेगी। इसमें सुनो, मेरी बात को समझो। अभी आजकल एक समस्या और भी है। अभी तक आदमी कहता कुछ और है, समझता कुछ और है, ये भी समस्या है अभी तक। अभी जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ ना, तो कई लोग ऐसे हैं जो कुछ और ही समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे कहने का मतलब, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसको, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या यही है कि आदमी कहे तो दिन समझे कुछ और। मेरे कहने का मतलब है कि सब समान रहें। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कमजोर वर्ग का ज्यादा समर्थन कर रहा हूँ कि बड़े वर्गों की बुराई कर रहा हूँ। अभी लड़के जो राजपूत होंगे, जो जैन होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, वो कहेंगे सर तो ऐसा। अच्छा, जो एससी एसटी वर्ग है, हाँ सर अच्छी बात बता रहे हैं, इसका मतलब। तो ये क्या, ये बात बता रहा हूँ मैं, इसमें भी शर्तें लागू है। जैसे आरक्षण भी एक सिस्टम के अनुसार ही मिलना चाहिए, लेकिन कई लोग आरक्षण का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन मैं तो एक बात बता रहा हूँ। अब एक लाइन में मैं सारे भाषण को एक साथ थोड़ी कर सकता। कोई मंत्र थोड़ी है कि सारे जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर जाए सब कुछ। ऐसा संभव नहीं है। ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा जब जो जितना बोलेंगे उतना ही समझेंगे लोग। अगली वेराइटी लिखो, लिखो सहारनपुर सीडलेस। अगर भारत में पुनर्जागरण नहीं होता ना, तो हालतें बहुत खराब हो जाती। पुनर्जागरण जब राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो शुरू में हुए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना की, कई चीजें, आर्य समाज की स्थापना, कई चीजें हुई उसमें। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, पूरे कोर्स के दौरान चलेगा। बोलो सहारनपुर सीडलेस लिखो फटाफट से, यही है मेन वेराइटी। एक और लिख दो बर्फ का। ऑनलाइन वालों को मैंने जो भी बोला उसमें कुछ ना तो लिखना, ना ही कमेंट करना, ठीक है? अब चुपचाप देखो। देखो, एक तो बोल रहा सर मोनालिसा ढूंढ रहा है वहां कुंभ के मेले में मोनालिसा। देखो बर्फ खान बोला है, बर्फ खान बोला। चलो बस, ये वैरायटी काफी हो गई। अब ये बर्फ खान बोला किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। एक लास्ट और लिख लो, नागपुर सीडलेस। नागपुर सीडलेस, नागपुर सीडलेस। अब क्या कम बातों में ज्यादा चीजें कर नहीं सकते ना? अब फिर तो वो फिर क्लास उसी टॉपिक पे ले लो।
फिर बच्चे बोलेंगे सर यही काम करना है, तो फिर वो वही सब्जेक्ट पढ़ाओ फिलोसॉफी, सही नहीं? लेकिन बातें हैं, चलो करते हैं। वाह, फालतू की बात से तो अच्छा काम की बात तो कर रहे हैं, सही नहीं? अब आगे बढ़े, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? और कोई वैरायटी बची हो तो बताओ, बताओ ऐसी कौन सी वैरायटी जो बच गई तुम जानते हो और नहीं आई है? कौन सी? हाँ, बेहद कोकोनट। एक और लिखो, अन्य में लिखने हुआ है ना, इंपॉर्टेंट नहीं। अन्य में एक वैरायटी लिखो, बेहद कोकोनट, बेहद कोकोनट, बेहद कोकोनट। अब यहां तक डन है। अब आप लोगों को लिखना है रोग। अब लिखो फटाफट से रोग। ये किसमें पड़ गया ना, और जब भी मैं पूछूंगा तो फिर पूछूंगा ही आपको, ठीक है? ये बेहद कोकोनट भी सीडलेस, ये भी सीडलेस वैरायटी है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ज्यादा कुछ लोड नहीं, इंपॉर्टेंट जो है वो लगी हुई है ऑलरेडी। यहां तक डन। अब तुम्हारे प्रश्न आएगा, लखनऊ 49 किसकी किस्म? इलाहाबाद सफेदा किसकी? लाल गुदे वाली किस्म कौन सी है? ललित। और कौन सी? अर्का रश्मि, अर्का किरण, और भी है उधर लिखी हुई, जैसे एक इलाहाबाद सुर्ख, ये भी लाल गुदे वाली, हफ्सी भी लाल गुदे वाली। अब चलो आगे। अब लिखो रोग। इसका रोग लिखो फटाफट, शाबाश, अच्छा लिख रहे हो तुम लोग। रोगों में इसका मुख्य रोग लिखो, उकटा रोग, उकटा रोग। उकटा रोग को बोलते हैं बेटा विल्ट, विल्ट। इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, म्लानी रोग भी कहते हैं, ठीक है? सूखा रोग, सूखा या म्लानी, सूखा या म्लानी रोग भी कहते हैं, ठीक है ना? सूखा या म्लानी रोग। इसमें क्या, मुरझाना बोलते हैं इसको। विल्ट शब्द का मतलब भी मुरझाना होता है। क्या होता है? इसलिए अंग्रेजी याद रखना बहुत जरूरी है। और जितने भी विल्ट होते हैं ज्यादातर वो कवक से होते हैं, ज्यादातर विल्ट। और ये केले में पनामा विल्ट के जैसे ही है, तो दब्बे में होता है, ये जगह जगह बीच बीच में पौधे इससे संक्रमित होते हैं, और कुछ पौधे मुरझा जाते हैं, फिर धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो मेरा कह रहे हो क्या, पता नहीं क्या ही बोल रहे हो। अब लिखो कवक, साथ में लिखना है ना कवक। इस कवक का नाम लिखो। कवक में लिखो फ्यूजेरियम, 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 ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरियम, फंगस स्पीसीज, फंगस स्पीसीज साइडाई या सीडी, साइडाई या सीडी याद रखो, ठीक है? फंगस स्पीसीज सीडी या साइडाई। इसके बारे में हमें जो चीजें पहले से पता है कि क्षारीय मृदाओं में अधिक होता है, पढ़ रखा हमने। एक तो इसकी खासियत है बच्चों, क्षारीय मृदा में अधिक, क्षारीय मृदा में अधिक। अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रबंधन की, इसके प्रबंधन की, ठीक है? इसके प्रबंधन, इसके मैनेजमेंट की बात देखो क्या है। लखनऊ 49 और इलाहाबाद सफेदा ज्यादा फेमस इसलिए क्योंकि उनमें ये बीमारी कम होती, ठीक है? तो जो सहनशील किस्में है इसकी, सहनशील किस्में, वो सहनशील किस्में इसमें कौन कौन सी है? एक तो है इलाहाबाद सफेदा यानी AS, और एक है L49 यानी लखनऊ 49, ठीक है? लखनऊ 49। अब लिखो इसका प्रतिरोधी मूल व्रंत, प्रतिरोधी मूल व्रंत, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी मूल व्रंत, प्रतिरोधी मूल व्रंत, ओके? प्रतिरोधी मूल व्रंत। प्रतिरोधी मूल व्रंत में आपको अच्छे अच्छे मूल व्रंत लिखने दो, ठीक है? पहला लिखना है चाइनीज अमरूद, पहला मूल व्रंत है बेटा, शाबाश। देखो चाइनीज गुआवा या चाइनीज अमरूद। चाइनीज अमरूद का नाम याद रखना है, बहुत अच्छा नाम है। चाइनीज अमरूद का नाम लिख रहा हूं, सीडियम, सीडियम फ्रीड्रिच स्थेलियनम, फ्रीड्रिच स्थेलियनम, फ्रीड्रिच स्थेलियनम, सीडियम फ्रीड्रिच स्थेलियनम, सीडियम फ्रीड्रिच स्थेलियनम, सीडियम फ्रीड्रिच स्थेलियनम। सुनते हुए रहना, लिखते हुए रहना इसको, ठीक है? नहीं तो नहीं लिख पाओगे, लंबा चौड़ा नाम है।
सीडियम फ्रीड्रिच स्टेलियनम, एक तो ये है, एक और इसका प्रतिरोधी मूलमंत्र लिखना है सीडियम, सीडियम MOLLE, मोले या मोली, सीडियम मोली। और एक वो जो स्ट्रॉबेरी गुआवा नहीं लिखा है, पाइनएप्पल गुआवा, वो भी विल्ट रेजिस्ट है, ठीक है। तो ये एओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सीडियम फ्रीड्रिच स्टेलियनम की क्या खासियत है, तो ये विल्ट प्रतिरोधी, ठीक है। तो ये प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं, प्रबंधन के अंदर एक तो ये पॉइंट हो गया, एक प्रतिरोधी मूलमंत्र हो गया, एक हम कुछ जैविक प्रबंधन देखते हैं, जैविक तरीके से कैसे कंट्रोल करें, जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में आप लिखो बेटा एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर एक कवक है और इस कवक को मार्केट में पूसा मृदा के नाम से मिलता है। एक तो ये पूसा मृदा के नाम से मिलता है बेटा, और एक ये मिलता है काली सेना, पूसा मृदा और काली सेना के नाम से मिलता है, ठीक है। पूसा मृदा और काली सेना, पूसा मृदा और काली सेना, सीडियम MOLLE, मोले। और ऊपर है फ्रीड्रिच स्टेलियनम, ये है सीडियम फ्रीड्रिच स्टेलियनम। चलो चलो भाई जल्दी लिखो, दो तीन चीजें और फटाफट। हाँ, जैविक नियंत्रण का मतलब होता है या तो आप ट्राइकोडर्मा काम में लो, मतलब जैविक नियंत्रण में ये कवक, एस्परजिलस क्या है, कवक है, इसी कवक को हम, इस कवक को कंट्रोल करने के काम में लेते हैं। नाम सुना तुमने ट्राइकोडर्मा वगैरह का, तो वो ट्राइकोडर्मा भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो ये 12वीं किताब में दे रखा है, ये पूसा मृदा और काली सेना के नाम से मिलता है। इसके दो तीन तरीके, अलग अलग तरीके के हैं उपयोग करने के लिए। आप कोई रसायन भी तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई अच्छा रसायन कवकनाशी कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं, जैसे एस्परजिलस नाइजर को गोबर में मिलाते हैं सड़े हुए में, फिर उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, फिर अपन जड़ क्षेत्र में देते हैं, सिंचाई करते हैं, या फिर आप सीधा पानी में मिला के जड़ क्षेत्र में डाल दो, ड्रेंचिंग जिसको बोलते हैं। तो ये कवक है जो उस कवक को, जैविक कीटनाशी है, जैविक कवकनाशी एक तरीके से, बायोफंजीसाइड है ये, क्या है, बायोफंजीसाइड। चलो आगे बढ़ो, किसी की छूट रहा है ये वाला, कोई बात नहीं, फटाफट चलो चलो भाई। ये अमरूद का एक और लिख लो, फिर अमरूद खत्म हो जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट फ्रूट खत्म हो गया नहीं। चलो अब इसमें लिखो एक कीट, ये तो रोग था, अब लिखो कीट। कीट में इसमें बताओ कौन सा लगता है कीट। अमरूद जो काणे हो जाते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। फल मक्खी को बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, ये इसका मुख्य कीट है, ध्यान रखना। मुख्य कीट क्या है, फल मक्खी है, ओके। तो फल मक्खी को कहते हैं बैक्ट्रोसेरा करेक्टा, बैक्ट्रोसेरा, बैक्ट्रोसेरा करेक्टा, बैक्ट्रोसेरा करेक्टा, बैक्ट्रोसेरा करेक्टा, ओके। पूसा मृदा और काली सेना, ये दोनों जैविक कीट, ये जो है कवकनाशी, इनके नाम है, ये मार्केट वाले नाम है। पूसा मृदा और काली सेना इसके नाम है, इसलिए ब्रैकेट में लिखता हूं, इसका मतलब ये इसके नाम। जितने भी अमरूद काणे हो जाएंगे वो किसके कारण होंगे, फल मक्खी के कारण होंगे। फल मक्खी किस किस का मुख्य कीट है, और फल मक्खी एक तो लगती बेर में, एक लगती है आम में, बेर, आम और अमरूद, ठीक है, ये फल में। और देख विकार क्या होता है, अरे यार अभी तुम्हारे इस संडे को टेस्ट है क्या, 2 तारीख को नहीं है, 2 तारीख को। दो तो कितने पेपर बनाएंगे, मेरे 10-12 पेपर तो ऑलरेडी है, और तुम्हारे भी उस संडे हो जाएंगे, तो फिर तो 3-4-5 पेपर और हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे हैं। चलो कोई बात, पेपर बनाऊंगा अच्छा, अगले टेस्ट में जो भी होगा वो बता दूंगा, अभी नहीं, पहले शेड्यूल आने दो, ठीक है। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक, इसमें कीट कौन सा लगता है, जब आप अमरूद को काटते हो छोटी छोटी लटें नहीं निकलती सफेद रंग की, वही फल मक्खी का लार्वा होता है। बेर काना हो जाता है तो बेर में लट निकलते हैं ना। अच्छा, इसके अंदर देख विकार कौन सा होता है, लिखो ब्रॉन्जी, एक देख विकार लिखो बेटा, शाबाश, देख विकार लिखो ब्रॉन्जिंग, देख विकार लिखना बेटा ब्रॉन्जिंग,
पहले पढ़ रखा है क्या? बताओ किसके कारण होता है? जिंक पीके। किसकी कमी से? ब्रोंजिंग जिंक पीके। ब्रोंजिंग जिंक पीके की कमी। जिंक पीके की कमी। ओके, ब्रोंजिंग जिंक पीके। मुख्य रूप से तो जिंक है, बाकी पीके और याद रख सकते। पी का मतलब फॉस्फोरस, के का मतलब पोटेशियम। ओके, जिंक पीके। तो ये भी आ जाता है, एग्जाम में आता रहता है। इसमें क्या पत्तियां तांबे जैसी हो जाती है, ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है ना, ब्रोंजिंग। तो वैसे याद रह जाता है ब्रोंज जिंक। कैसे याद रहता है ये? ब्रोंज जिंक, ब्रोंज जिंक। और ब्रोंज जिंक के अलावा भी याद रखना हो तो जिंक पीके। ओके, क्या हमने कुछ पढ़ा आज? ओके, ठीक है। बोलो अम्र फजूसी जुनफ। अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। ठीक है। फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च। अम्ब्रे फजूसी जूनफ। इसकी किस्में पड़ी? बोलो IIHR, अर्का किरण, अर्का रश्मि, अर्का मृदुल्ला, अर्का अमूल्य। CASH वाली ललित, श्वेता। हिसार सुर्ख, हिसार सफेदा, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, L46, इलाहाबाद सुर्ख, एप्पल कलर, चित्तीदार, हफ्सी, हरीजा, आदि। इसका मेन रोग कौन सा है? सुपरवाइजर में आया था, पता तुम? सुपरवाइजर 2024, सुपरवाइजर 2024 में प्रश्न है, अब बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं अमरूद के संबंध में नहीं? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बेंडिंग यानी शाखा को झुकाना, दूसरा विल्टिंग, फसल नियमन, बाहर क्रॉप रेगुलेशन, फसल नियमन, और एक था स्कर्टिंग। क्या था? फसल नियमन रही, क्रॉप रेगुलेशन, और अगला था स्कर्टिंग, जो कि आम में पढ़ा था हमने। अब बताओ कौन सा नहीं है? स्कर्टिंग। ये क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन आ रहा था ABD, केवल D ऐसे करके। तो क्या था उसमें? तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन मैं कई सालों से दे रहा हूँ, नई बात नहीं। सुपरवाइजर का कोई भी क्वेश्चन अपने लिए नई चीज नहीं। सुपरवाइजर में जो भी चीजें पूछी जाएगी उससे हाई लेवल की चीजें मैं कई सालों से करा रहा हूँ ऑलरेडी। समझ रहे हो क्या? तो टेंशन नहीं लेने का, विश्वास रखो, विश्वास बड़ी बात होती है, समझे? और पढ़ते रहो थोड़े बहुत।